नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अरविंद केजरीवाल फिर से खबरों में हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने और हारने के बाद अचानक से लगातार नरेंद्र मोदी के कारण वो खबरों से बाहर हो गए थे और आज एक बार फिर से वापसी उन्होंने टेलीविजन के स्क्रीन पर कर ली है। और वो इसलिए कि तिहाड़ जेल के बाहर हंगामा हो रहा है। और वो हंगामा किस लिए हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तिहाड़ जेल की कहानी सुन लीजिए, उसके बाहर क्या हो रहा है। तिहाड़ जेल के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। अब से कुछ देर पहले ये लोग पुलिस से भी उलझ गए और इस बात का ये विरोध कर रहे थे कि अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का आदेश दिया है, जिसका केजरीवाल समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने इस इलाके में धारा 144 लगा दिया है जेल के आसपास और कुछ उपद्रवी आम आदमी पार्टी समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तिहाड़ जेल, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बंद हैं, लेकिन आखिर वो जेल क्यों गए, क्यों जाना पड़ा उन्हें जेल? दरअसल हुआ ये कि एक बेल बॉन्ड भरना था और वो इसलिए क्योंकि एक मानहानि का मुकदमा उन पर था, लेकिन उन्होंने कहा मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, मौजूद रहूंगा। लेकिन अदालत को लगा कि उनकी मौजूदगी काफी नहीं है, बेल बॉन्ड भरना जरूरी है। लेकिन बार बार बेल बॉन्ड भरने के लिए कहे जाने पर भी उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा और अंततः अदालत ने तय किया कि उन्हें 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा। 23 मई को दोबारा से उन्हें हाजिर किया जाएगा और इस पर नाराज उनके समर्थक जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हुआ क्या था? दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को आज मानहानि के केस में अदालत जाना पड़ा और अदालत यानी कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को 23 मई तक लिए न्यायिक हिरासत में डाल दिया। और ये इसलिए क्योंकि केजरीवाल को बार बार कहे जाने के बावजूद बेल बॉन्ड नहीं भरा गया और इनकार कर दिया गया बेल बॉन्ड भरने से। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अगर बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा तो जेल जाना तय होता है, लेकिन केजरीवाल इसके कुछ अलग चाहते थे। अपने खिलाफ नितिन गडकरी की दायर आपराधिक मानहानि याचिका के मामले में अरविंद केजरीवाल का तर्क था कि वो हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद होंगे, लेकिन बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। कोर्ट ने उनके इस तर्क को ठुकराते हुए उन्हें 23 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वैसे तो केजरीवाल के 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड ही भरना था, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। केजरीवाल का कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रकृति का है, न कि आपराधिक, लिहाजा जमानत की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपसे आम आदमी की तरह उम्मीद की जाती है। ये बात प्रिंसिपल की, बात 10,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि 10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल केजरीवाल के इस कदम को भी सियासती नौटंकी करार दे रहे हैं। केजरीवाल के विरोधियों का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल सही है। कोई भी अगर किसी पे भी गलत आरोप लगाता है बिना साक्ष्य के, तो उसको उससे कड़ाई से निपटना चाहिए। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। एन के एन प्रकार उन्हें सत्ता में आना है। नितिन गडकरी ने अपने खिलाफ आरोप लगाने और खुद को भारत के सबसे भ्रष्ट लोगों की सूची में डालने के मामले में अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने बजाय जमानत लेने के जेल जाकर इसे नया मोड़ दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर केजरीवाल आम आदमी है तो उन्होंने कानून के नियमों का पालन क्यों नहीं किया और उन्होंने जमानत न लेकर ये ड्रामा क्या खुद को सुर्खियों में लाने के लिए किया है? और तीसरा और बड़ा सवाल कि क्या दिल्ली की जनता उन्हें माफ करेगी या फिर इसे महज पॉलिटिकल ड्रामा करार देकर केजरीवाल को दरकिनार कर देगी? नितिन गडकरी अवमानना मामले में आखिरकार बेल बॉन्ड नहीं भरने के कारण अरविंद केजरीवाल को अदालत ने हिरासत में भेज दिया। अब देखना होगा कि क्या इस फैसले के बाद जेल जाकर अरविंद केजरीवाल क्या कोई नई सियासी जमीन बना पाएंगे? इस वक्त कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ श्रीनिवास, नई दिल्ली। प्रश्न यही है कि क्या कोई नई सियासी जमीन को तैयार करने की कोशिश की जा रही है? हुआ क्या था? एक चिट्ठी लीक हुई और केजरीवाल की जैसे
पोल खुल गई। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजे देखने के बाद केजरीवाल दिल्ली में फिर से सत्ता चाहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ऐसा हो पाना मुश्किल है तो एक बार फिर से पैंतरा बदला और दिल्ली में सरकार छोड़ने के लिए माफी मांगी और कहा कि उनसे बड़ी गलती हो गई, अब चुनाव की तैयारी करेंगे। यानी कि दो जगहों पर माफी कहने की योजना थी। पहली माफी तो जनता से कि हमने 49 दिनों के अंदर जो सरकार छोड़ दी वो तो गलत कर दिया, और दूसरी शायद कोर्ट में देनी थी, लेकिन कोर्ट में उन्होंने माफी देने के बजाय बेल बॉन्ड नहीं भरना सोचा और लगा ऐसे जैसे कि सियासत की एक नई जमीन तिहाड़ जेल जाकर तैयार की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जनता से माफी मांग ली है। सरकार के गठन पर विधायकों से मशवरा करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभाएं करके जनता से पूछना चाहती है कि क्या फिर से सरकार बनानी चाहिए। इसके लिए अगले एक हफ्ते दिल्ली विधानसभा भंग न की जाए, लेकिन महज एक ही दिन में केजरीवाल का फैसला बदल गया। दरअसल केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों से अपने वॉलंटियर और जनता का मिजाज टटोलने के लिए कहा था। फीडबैक के आधार पर उन्होंने पाया कि लोग उनके दिल्ली सरकार छोड़कर जाने के फैसले से काफी नाराज हैं। ऐसे में पार्टी के कुछ लोगों ने दोबारा सरकार बनाकर अच्छे काम करके जनता का दिल जीतने की सलाह दी थी। रायशुमारी का फैसला भी लगभग हो ही गया था। जनता से ये पूछे जाने की योजना थी कि वो दोबारा चुनाव चाहती है या फिर आपकी सरकार। इन सवालों पर पार्टी के विधायकों और नेताओं में जबरदस्त मतभेद थे। अंत में विधायकों की संख्या और आंकड़ों के गणित में पिछड़ने के बाद सरकार बनने की कोई संभावना नहीं बची। इन हालात में अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगना ही केजरीवाल को सबसे मुफीद कदम नजर आया। दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। रायशुमारी करने का कोई फायदा नहीं है जब अगर सरकार बनने की संभावना ही नहीं है। तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी, और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। वैसे लोग इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि सरकार बनाने के किस भरोसे के तहत उन्होंने उपराज्यपाल से विधानसभा भंग करने की अपील की थी। इस समय दिल्ली से रश्मि राय के साथ आशुतोष भाटिया। तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में खास मायने रखता है। याद कीजिए कुछ साल पहले अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल में बंद किया गया और वहां से जो आक्रोश उठा आंदोलन में तब्दील हुआ और अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में उसको जिस तरह से पिरोया सबों के सामने है। दिल्ली में सरकार तक बना डाली, लेकिन उस असंतोष ने कहते हैं विरोध की एक जमीन तैयार की देश भर में, और फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिसके आज की तारीख में सरपरस्त नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री हैं और जाहिर तौर पर उनकी गुजरात से विदाई होनी थी, आज वो हो गई और आनंदीबेन पटेल गुजरात की अब नई मुख्यमंत्री बना दी गई हैं। कल दिन में 12:39 पर राज्यपाल कमला बेनीवाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मोदी के इस्तीफे के बाद गुजरात के बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आनंदीबेन पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि दावेदार पहले कई सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार तय यही हुआ कि सबसे बड़ी हैं, सबसे अनुभवी हैं और इसीलिए आनंदीबेन पटेल सबों की पसंद हैं। सबसे सीनियर मिनिस्टर 1998 से वो मिनिस्टर थी और इसीलिए अब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री। 12 साल लंबा कार्यकाल, उसका पटाक्षेप नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आज हो गया। और वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधायक नहीं थे और आज वो बीजेपी को भारी बहुमत दिलाकर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अपने बीच के एक नेता को देश का बड़ा प्रधान बनते देख गुजरात विधानसभा आज किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था और किस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहा था, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो। और चाहे बात पक्ष की हो विपक्ष की हो, नरेंद्र मोदी के विदाई समारोह में ऐसा लगा जैसे सभी भावुक हो गए।
ये नजारा नरेंद्र मोदी की विदाई के लिए बुलाए गए गुजरात विधानसभा के विशेष सत्र का है। पिछले कई सालों से मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की गांधीनगर से दिल्ली तक बखियां उधेड़ने वाले शंकर सिंह वाघेला की जुबान बुधवार को मोदी की तारीफें करते थक नहीं रहे थे। वकील साहेबना कपड़ा धोता धोता आज देशનો મેલ ધોવા માટે નીકળ્યા છે। બેમાંથી 84 માં 2 અને આજે 284 2014 માં એક ક્રેડિટ એમને જાય છે। गुजरात दंगों में एक तरह से मोदी को क्लीन चीट देते हुए वाघेला ने कहा कि आज न केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो रहा है, बल्कि अमेरिका जैसे देश को भी छक मारकर मोदी को वीजा देना पड़ रहा है। आखी भारतीय जनता पार्टी ने 1951 થી જે ભારતીય જનસંઘના મૂળ નખાયેલા ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી થી અત્યાર સુધીમાં જે કઈ કલ્પના એમની હશે એ કલ્પના એમને કીધું એ પ્રમાણે ત્રીજી કે ચોથી પેઢી જે કઈ હોય એ સાકાર થઈ। હવે પૂર્ણ બહુમતી એકલી બીજેપીની છે। દાઉદ ક્યાંક અફઘાનિસ્તાનમાં ગયો સાહેબ। અમેરિકાએ ઓબામાને પકડી પાડેલો એમ હવે ઓબામાનું તો મોત છે, ઓબામાને પ્રોબ્લેમ થવાનું છે। સાહેબને આમંત્રણ આવશે તો સીધી રેલી વોશિંગ્ટન હશે 50 લાખ ઇન્ડિયન્સ અમેરિકન્સની। ઉતર્યા પછી સીધી વોશિંગ્ટન ઓબામાને ખબર પડશે કે અત્યાર સુધી જે વિઝા નહોતા આપતા હવે જખ મારીને દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને તમે વિઝા આપો છો। गुजरात विधानसभा में मिल रही भावुक विदाई ने एक बार फिर से मोदी को भावुक बना दिया था। मोदी की मां हीराबाई भी अपने घर बैठी इन चीजों को गौर से देख रही थी। काम करता करता क्या कोई क्षति रही हो, क्या मारा व्यवहार में दोष रहो, कोई उणप रही हो। वर्तमान में जे बैठा थे અને અગાઉ જે આ સદનમાં હતા તે જાણે અજાણે કોઈ પણ એવી ઉણપ નહીં હોય તો આ પણ છે મિચ્છામી ટુકડમની। इस मौके पर मोदी ने भी वाघेला की जमकर तारीफ की और कहा कि अब वो भी कह सकेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कभी उनकी मोटरसाइकिल पर घूमता था। मोदी ने कहा कि वो दिल्ली में रहेंगे तो क्या हुआ, गुजरातियों के लिए उनके दिल का काउंटर हमेशा खुला रहेगा। शंकरसिंह भाई હવે ગૌરવથી કહી શકશે કે દેશના પ્રધાનમંત્રી મારી મોટરસાઇકલ પર ફરતા હતા। દિલ્હી માટે અલગ કાઉન્ટરની જરૂર નથી, परमात्मा आपेलू है, काउंटर तमारू है। भावुक माहौल के बीच कई ऐसे क्षण भी आए जब सदन के सदस्यों के साथ साथ मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर हंसते रहे। इस समय गांधीनगर से दीक्षित सोनी। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं गुजरात में, लेकिन जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा था, ऐसा लगा जैसे कि सब भाव विह्वल हैं और राजनीतिक रूप से अगर देखें तो कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। लेकिन इस मौके पर कुछ ऐसी बात भी कही नरेंद्र मोदी ने जिसने सबों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आपको याद होगा सीएजी की वो रिपोर्ट्स जिसके दम पर कहा जा सकता है कि सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मदद मिली। सीएजी की वो रिपोर्ट जो आई थी 2G के ऊपर, सीएजी की वो रिपोर्ट जो आई थी कोलगेट के ऊपर, सीएजी की वो रिपोर्ट जो आदर्श घोटाले के मामले पर आई थी, और इन सबों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष के द्वारा। लेकिन आज गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि सीएजी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों को निशाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल उन समस्याओं का हल निकालने में होना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन रिपोर्ट्स का किया था 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात जो कि 2G में सामने आई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को जबरदस्त तरीके से उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं सुर बदले हुए प्रधानमंत्री नियुक्त नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी ने आज एक और नई बात की।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही। और आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले कैंपेन के दौरान राजीव गांधी पर उन्होंने निशाना साधा था, लेकिन प्रचार के दौरान जो कटुता होती है उसे भूलते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें। और अब एक ताजा खबर आ रही है, उस तरफ आपको लिए चलते हैं। एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके अब से कुछ देर पहले महसूस किए गए हैं और सिर्फ एनसीआर और दिल्ली ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर भारत में ट्रमर्स महसूस किए गए हैं, झटके महसूस किए गए हैं। और इनका वेग क्या था, किस तरह से इसने प्रभावित किया है, इसे बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मृगांक प्रभाकर जोड़ रहे हैं। मृगांक, आपसे जानना चाहेंगे तफसील से आखिरकार किस तरह के झटके थे, क्या कुछ पता चल पाया है इसके वेग का और लोग कैसे प्रभावित हुए? ये लो इंटेंसिटी का एक बंगाल की खाड़ी में इसका जो एपी सेंटर बताया जा रहा है वो कोलकाता भुवनेश्वर के पास एपी सेंटर बताया जा रहा है, जहां से ये जनरेट हुआ था। और पूरे उत्तर भारत के अंदर जो है झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आई है, लेकिन जो एपी सेंटर बताया जा रहा है वो कोलकाता और भुवनेश्वर के पास है, बंगाल की खाड़ी में। बिहार का इलाका, उड़ीसा का इलाका, आंध्र का इलाका और दिल्ली में भी हल्के झटके जो है महसूस किए गए हैं। लगभग 15 सेकंड तक ये झटके जो पास के इलाके वहां तक महसूस किए गए हैं और दिल्ली में लगभग 3 या 4 सेकंड से झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी जो मौसम विभाग है पूरी जानकारी इसके ऊपर एकत्रित कर रहा है कि कहां से एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या था, इसका इंटेंसिटी क्या था। लेकिन जिस तरह से झटके दिल्ली में महसूस हुए हैं उसको देखते लगता है कि लो इंटेंसिटी का ये जो भूकंप था ये आया है। अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, इसका अनुमान जो है थोड़ी देर में जैसे जैसे खबरें जनरेट होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और कहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जी मृगांक बता रहे हैं कि दरअसल एपी सेंटर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं कोलकाता, हमारे संवाददाता रजनीश वहां से जुड़ रहे हैं। रजनीश, बताइए, एपी सेंटर कोलकाता में कहा जा रहा है, क्या झटके कोलकाता में ज्यादा महसूस किए गए? देखिए 17-18 मिनट अभी हुए होंगे, बहुत ही तेज झटके और 2 झटके महसूस किए गए और खुद हमने यहाँ पे ये झटका महसूस जो ऊंचे बिल्डिंग में 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस झटके को महसूस किया और एक तरह से अफरा तफरी की स्थिति आ गई। जो बातें हुई है हमारी मौसम विभाग के, वहां से ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र बिंदु है ये भूकंप का वो बंगाल की खाड़ी में कहीं, हालांकि एग्जैक्ट अभी लोकेशन जो है वो ट्रेस करने में अब सारे वैज्ञानिक इस पे जुट गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो हमारी बातें अभी हुई है इस बीच में हमने जब जायजा लिया है कुछ और जगहों से, तो मिदनापुर का जो इलाका है या फिर हल्दिया में ऊंची ऊंची समुद्र की जो लहरें हैं वो तेज हो रही है। और एक तरह से कहें कि पूरा कोलकाता एक तरह से कहें अभी करीब 17-18 मिनट 20 मिनट हुए होंगे हार्डली, बहुत ही तेज 2 झटके करीब 35-40 सेकंड के आसपास के रहे होंगे, करीब 30-35 मिनट के ये झटके महसूस किए गए और बहुत जोरदार ये झटका था और काफी लोग जो है वो डर से गए अचानक से जो ये तेज झटका या इसको लेकर। तो निश्चित तौर पर ये जो भूकंप का झटका है पूरा दहला देने वाला है। हालांकि अगर हम बातें करें तो हमारे आसपास अगर पाटरी और दोनों जो अपार्टमेंट है कहीं किसी नुकसान हमने अभी अपनी आंखों से कहीं नहीं देखा है, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो झटका है वो गंभीर है। और इसके पहले करीब 1.5 साल पहले की अगर बातें करें जो इंडोनेशिया में जो भूकंप के झटके हुए थे वो कोलकाता तक और समुद्री पूरा इलाका जो है आनन फानन में यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किए गए थे और समुद्र में जाने को मछुआरों को मना किया गया था। तो उसी तरह का ये भी झटका जो है उस समय जो महसूस किया गया था वो दिन का झटका था और ये अभी जो है करीब 9:45 और 10 के आसपास ये जो अभी झटका महसूस हुआ है और लोग जो है वो पूरी तरह से सख्ते में आ गए हैं और अपने अपने घरों से बाहर लोग निकल गए हैं। धन्यवाद रजनीश, धन्यवाद मृगांक। और यही बताया जा रहा है कि झटके महसूस किए गए हैं, अब से कुछ देर पहले की ये बात है और बताया ये जा रहा है कि एपी सेंटर उद्गम स्थल कहीं बंगाल की खाड़ी में है और सबसे तेज झटके जो महसूस किए गए दरअसल वो कोलकाता में और बंगाल में किए गए और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में एनसीआर दिल्ली में भी झटके महसूस किए गए, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अभी तक इससे होने वाले नुकसान का
जायजा तो नहीं हो पाया है, लेकिन लो इंटेंसिटी के झटके कम से कम उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। कोलकाता या फिर यूं कहें बे ऑफ बंगाल और उसके आगे किस तरह के भूकंप के आसार हैं, क्या नुकसान हुआ है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उत्तरी भारत में कहा जा सकता है, बंगाल से लेकर पूरी उत्तरी भारत में अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कुछ खबरें और हैं, बस तुरंत लौट कर आते हैं।